Hello friends, I am Jayant, Assistant Professor Commerce, Government College छारा। आज हम डिस्कस करेंगे इनवॉइस अंडर जीएसटी की किस तरीके से इनवॉइस या उसके डिफरेंट टाइप्स क्या हैं, क्या डिफरेंट प्रोविजंस हैं उसको इशू करने से रिगार्डिंग या कुछ और बात। उससे पहले हम बात करते हैं टैक्स इनवॉइस। जैसा कि हम जानते हैं कि इनवॉइस जो है कोई भी एक लीगल डॉक्यूमेंट या एक प्राइमरी एविडेंस होता है किसी भी टैक्सेबल सप्लाई का। जैसे कि अकाउंट्स में इनवॉइस का काम होता है कि इट इज़ अ प्राइमरी एविडेंस, सबसे पहली बार जहां ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक उसी तरीके से जीएसटी में भी टैक्सेबल सप्लाई को रिकॉर्ड करने का प्राइमरी एविडेंस टैक्स इनवॉइस के तौर पर देखा गया है। ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो रजिस्टर्ड सप्लायर के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है और उस इनवॉइस में कुछ जानकारियां होती हैं जो भी ट्रांजैक्शन की जा रही हैं उससे संबंधित सभी जानकारी इसमें दी गई होती है। इंडिकेटर ऑफ सप्लाई का मतलब यहाँ पर यह है कि वो सप्लाई जो की जा रही है उसका टाइम क्या है, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या है, ऐसी सभी जानकारी उसमें दी गई होती हैं। तो अगर इनवॉइस इशू किया गया है इसका मतलब यह है कि सप्लाई किया जा रहा है किसी भी गुड्स का या सर्विसेज का या दोनों का। हालांकि एक छोटी सी बात हमें यहाँ ध्यान रखने की ज़रूरत है कि टैक्स इनवॉइस है वो रिसीट से अलग होती है। रिसीट का मतलब होता है जब आपने पेमेंट रिसीव कर लिया यानी आपकी ट्रांजैक्शन पूरी हो चुकी है या आपको पैसे रिसीव हो चुके हैं। हालांकि टैक्स इनवॉइस ऐसा कोई श्योरिटी नहीं है। टैक्स इनवॉइस जस्ट एक रिक्वेस्ट है सप्लायर के द्वारा जो ये कहती है कि आपको इतने रुपीस की या इतने अमाउंट की पेमेंट करनी है। पेमेंट की जा चुकी है या नहीं की जा चुकी है इसकी कोई गारंटी नहीं होता है टैक्स इनवॉइस। तो टैक्स इनवॉइस जस्ट एक रिक्वेस्ट है पेमेंट करने के लिए। अब टैक्स इनवॉइस में मैंने कहा कि डिटेल्स या कुछ पर्टिकुलर्स होने ज़रूरी हैं। तो अब देखते हैं कि क्या क्या डिटेल्स उसमें ज़रूरी हैं। सबसे पहले सप्लायर की इंफॉर्मेशन कि वो सप्लायर कौन है, क्या प्रोडक्ट वो बेच रहा है, एड्रेस क्या है उसका, जीएसटी नंबर क्या है उसका, इस तरीके की सभी जानकारी उस पर होनी ज़रूरी है। सीरियल नंबर, हर इनवॉइस को इशू करते वक्त एक यूनिक सीरियल नंबर होना ज़रूरी होता है और सीरियल नंबर अल्फा न्यूमेरिक भी हो सकता है, न्यूमेरिकल भी हो सकता है या कोई स्पेशल कैरेक्टर को यूज़ करके भी बनाया गया हो सकता है। सीरियल नंबर की इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि इसी सीरियल नंबर की मदद से उस टैक्स इनवॉइस की आइडेंटिफिकेशन की जाती है और उसी की मदद से वो जो हमारा कॉमन पोर्टल है जीएसटी का, उस जीएसटी कॉमन पोर्टल पर भी सभी की सभी प्रोसेस उस सीरियल नंबर की मदद से की जा रही होती है। डेट ऑफ इशू, किस टाइम पर वो इशू किया गया है, क्या उसकी डेट है। डिटेल्स ऑफ रजिस्टर्ड रिसिपेंट, जिसको सप्लाई किया जा रहा है अगर वो रजिस्टर्ड पर्सन है तो उसकी डिटेल्स। तो ऐसे में उसकी बहुत डिटेल देने की ज़रूरत नहीं होती है। उसका जीएसटीएन नंबर या उसका कोई और टिन नंबर जो होता है सिर्फ उसी को देने से भी आप काफ़ी कुछ अपने आप डिटेल आ जाती हैं। हालांकि अगर डिटेल्स ऑफ अनरजिस्टर्ड रिसिपेंट है, अगर वो अनरजिस्टर्ड रिसिपेंट है तो ऐसे केस में उसकी डिटेल्स, उसका एड्रेस, किस तरीके का बिजनेस वो कर रहा है, ये सभी जानकारी उसमें होनी ज़रूरी है। कोड ऑफ गुड्स, यानी जो गुड्स है उसका क्या कोड है, उसका सर्विसेज का कोड क्या है, क्योंकि उसी के हिसाब से सारी की सारी चीज़ें जीएसटी में लागू की जाती हैं। डिस्क्रिप्शन एंड क्वांटिटी ऑफ गुड्स, कि उस गुड्स की क्वांटिटी क्या मात्रा है और डिस्क्रिप्शन क्या उसकी क्वालिटी है, क्या प्रोडक्ट है, उस सभी की सभी जानकारी उसमें दी जाएंगी। टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई, जब सप्लाई की जा रही है तो उसकी वैल्यू यानी टैक्सेबल वैल्यू क्या बन रही है, टैक्स रेट क्या है और कितना टैक्स पेबल है, साथ ही साथ उसका प्लेस सप्लाई का, डिलीवरी का एड्रेस, ऐसी जानकारियां भी उसमें देनी ज़रूरी हैं। और आखिर में सिग्नेचर को, जो ऑथराइज पर्सन है उसका सिग्नेचर भी उस पर होना
ज़रूरी है। तो ये कुछ जानकारी है इसमें डिटेल्स जो आपके जीएसटी के इनवॉइस में होनी ज़रूरी है। अब बात करते हैं हम इशूइंग ऑफ इनवॉइस की। ये मेजर बात यहाँ पर ये है कि कितनी कॉपीज हमें करनी ज़रूरी है। जब हम सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहे हैं, जब हम गुड्स की सप्लाई कर रहे हैं, तो ऐसे में हमारे को यहाँ पर इनवॉइस की 3 कॉपी इश्यूज करनी ज़रूरी होती है। सबसे पहली कॉपी रिसिपेंट को दी जाएगी, यानी उसकी जो ओरिजिनल कॉपी होगी इनवॉइस की वो रिसिपेंट को दे दी जाएगी। उसकी डुप्लीकेट कॉपी ट्रांसपोर्टर को, यानी जो डिलीवरी कर रहा है, जो सप्लाई कर रहा है, तो उसको दे दी जाएगी। तीसरा, जो सप्लायर है खुद, उसके पास ट्रिप्लिकेट यानी तीसरी कॉपी, थर्ड कॉपी उसके पास रह जाती है। तो अगर आप गुड्स की सप्लाई कर रहे हैं तो ऐसे में आपको 3 इनवॉइस की कॉपी इशू करनी ज़रूरी होंगी। पहला रिसिपेंट, सेकंड ट्रांसपोर्टर, तीसरा सप्लायर। हालांकि जब सप्लाई और सर्विसेज की बात करते हैं हम, यहाँ पर आप 2 ही इनवॉइस की कॉपी इशू करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम कोई ट्रांसपोर्टर नहीं होता है बीच में, तो ओरिजिनल कॉपी रिसिपेंट को दे दी जाती है और डुप्लीकेट कॉपी सप्लायर खुद रख लेता है। तो ये थी नंबर ऑफ कॉपीज इशूड व्हाइल इशूइंग इनवॉइस। उसके बाद है प्रोविजंस रिलेटेड टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनवॉइसेस इन डिफरेंट सिचुएशंस। कुछ डिफरेंट टाइप के सिचुएशंस हैं, अलग अलग टाइम पर अलग अलग इनवॉइस इशू किए जाते हैं। सबसे पहला है उसमें सेक्शन 31(1) के तहत कहते हैं टैक्स इनवॉइस इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। जब आप गुड्स की सप्लाई कर रहे हैं तो ऐसे में टैक्स इनवॉइस आपको इशू करना होता है। वो कौन करता है? एक रजिस्टर्ड पर्सन उसको इशू द इनवॉइस, यानी उसको इनवॉइस इशू करना होगा, जिसमें सभी जानकारी दी गई होंगी टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स के बारे में। और वो कब करना होगा? बिफोर और एट द टाइम ऑफ, यानी 2 सिचुएशन है 1 एंड 2। इन दोनों में कहा गया है कि इस सिचुएशन से पहले या उस समय पर इनवॉइस इशू किया जाएगा रजिस्टर्ड पर्सन के द्वारा, जिसमें सभी की सभी जानकारी दी गई होंगी टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स की। तो पहला पॉइंट है, अगर आपका गुड्स की मूवमेंट की जा रही है, अगर आपकी गुड्स की मूवमेंट हो रही है, यानी आपकी दुकान से जाकर सामान कहीं और मूव कर रहा है, तो ऐसे में जब भी आपके रिमूव हो जाता है वो गुड्स के रिमूवल के टाइम पर या उससे पहले टैक्स इनवॉइस इशू करना ज़रूरी होगा। अगर दूसरा केस है, अगर आपके सप्लाई ऑफ गुड्स में डिलीवरी शामिल है, तो जब भी आप डिलीवरी कर रहे हैं उस टाइम पर या उससे पहले, बिफोर या एट अ टाइम, यानी सर डिलीवरी के टाइम पर या उससे पहले टैक्स इनवॉइस इशू करना ज़रूरी होगा। इस एक्ट में रिलैक्सेशन की बात भी कही गई है। अगर कोई भी बदलाव या किसी खास छूट, किसी खास प्रोडक्ट के लिए, किसी खास गुड्स के लिए कोई छूट देनी होगी, तो ऐसे में गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफिकेशन किया जाएगा और उसके हिसाब से इनवॉइस को इशू करते वक्त ध्यान रखा जाएगा। ये था फर्स्ट आपका। सेकंड है आपका सेक्शन 31 सेकंड 31(2) केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। यहाँ पर भी वही बात की गई है कि जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो सब टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विसेज को सप्लाई कर रहा है और टैक्सेबल सर्विसेज को देते वक्त उसे इनवॉइस इशू करना होगा एक खास प्रिस्क्राइब्ड मैनर में, जिसमें सारी डिटेल्स दी गई होंगी, और बिफोर और आफ्टर द सर्विस विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड। यहाँ पर स्पेसिफाइड पीरियड का जिक्र किया गया है, यहाँ पर पीरियड बता दिया गया है। सर्विसेज के केस में 2 केस हैं। पहला, सिंपल के नॉर्मल अगर सप्लाई ऑफ सर्विस हो रही है तो 30 डेज, और दूसरा, अगर आपका बैंकिंग या कोई फाइनेंशियल सर्विस हो रही है तो वहाँ पर 45 डेज। इसमें भी यही कहा गया कि गवर्नमेंट अगर चाहे तो रेस्ट्रिक्शन दे सकती है किसी भी खास प्रकार की सर्विसेज को, किसी भी खास प्रकार के प्रोसीजर्स को वो रिलैक्सेशन दे सकती है
by its notification. अगला है रिवाइज्ड इनवॉइस 31(3)(a। यहाँ पर बात की गई है ट्रांजिशन पीरियड। ट्रांजिशन पीरियड वो पीरियड होता है जब आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई तो कर दिया है लेकिन आपको अभी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं मिला है जीएसटी के तहत। तो अगर कोई भी ऐसा ट्रांजिशन पीरियड है जब आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया हुआ है लेकिन सर्टिफिकेट नहीं मिला है, अगर इस दौरान कोई भी व्यक्ति आपसे सामान खरीदता है तो उस समय आप उसे एक इनवॉइस इशू करते हैं, लेकिन वो इनवॉइस प्रोविजनल होता है। तो उस इनवॉइस को आप रिवाइज्ड इनवॉइस यानी नए सिरे से, जब आप रजिस्ट्रेशन आपका हो गया है उसके बाद आप रिवाइज्ड इनवॉइस के तौर पर उसे देते हैं। तो आफ्टर द ट्रांजिशन पीरियड यानी आफ्टर द रजिस्ट्रेशन आप विद इन द 1 मंथ, एक महीने के टाइम पीरियड के अंदर अंदर आपको ये रिवाइज्ड इनवॉइस इशू करना होता है within the 1 month from date of issuance of certificate, यानी सर्टिफिकेट के इशू करने के एक महीने के अंदर अंदर आपको रिवाइज्ड इनवॉइस इशू करना होगा, जो सेक्शन 31(3)(a) के तहत बताया गया है। साथ ही साथ इसका मेन पर्पस इसका सिर्फ इतना ही था कि जो कस्टमर्स हैं आपको उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट का वो बेनिफिट ले सके। उसके बाद सेक्शन 31(3)(b) के तहत ये कहा गया, अगर आपका अमाउंट वैल्यू अगर बहुत ज़्यादा छोटी है यानी 200 रुपये से 200 रुपीज़ से कम है तो कुछ कंडीशंस के साथ आपको ज़रूरी नहीं है कि आप इनवॉइस इशू करें। आप उसका रजिस्टर में या किसी जो भी उसका मैनर है, पूरा प्रोसीजर दिया गया है बाकायदा, आपको उसका रिकॉर्ड तो रखना है, लेकिन आपको हर ट्रांजैक्शन के लिए इनवॉइस इशू करने की ज़रूरत नहीं है। बिल ऑफ सप्लाई सेक्शन 31(3)(c। बिल ऑफ सप्लाई खास केसेस में इशू किया जाता है। दो केस हैं, अगर रजिस्टर्ड पर्सन एग्जेम्प्टेड गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई कर रहा है, दूसरा अगर रजिस्टर्ड पर्सन ने कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट की है। इन दोनों ही केसेस में जो सप्लायर है उसको टैक्स चार्ज नहीं करना होता, यानी वो टैक्स चार्ज नहीं कर सकता होता। ऐसे में उसको टैक्स इनवॉइस इशू करने के बजाय बिल ऑफ सप्लाई देना होता है। बिल ऑफ सप्लाई में भी डिटेल सारी होंगी, लेकिन एक जो मेजर डिफरेंस होगा टैक्स इनवॉइस से वो ये है कि इट डज नॉट कंटेन एनी टैक्स अमाउंट, यानी टैक्स की अमाउंट या टैक्स रेट से रिलेटेड जो डिटेल्स होंगी वो यहाँ पर नहीं दी गई होंगी। रजिस्टर्ड पर्सन के यहाँ पर भी छूट दी गई है, अगर 200 रुपीज़ से कम का है बिल ऑफ सप्लाई तो वो चाहे तो वो उसको इशू ना करे, कोई मैंडेटरी नहीं है, बट अमाउंट 200 रुपीज़ से अगर कम होता है तो। डिटेल्स ऑफ बिल ऑफ सप्लाई अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे वही सारी जानकारी यहाँ पर भी दी गई हैं जो टैक्स इनवॉइस में थी। यहाँ से हम सिर्फ एक चीज़ हटा देते हैं, टैक्स से रिलेटेड डिटेल्स, द सप्लायर इंफॉर्मेशन, सीरियल नंबर, डेट ऑफ इशू, इंफॉर्मेशन ऑफ रजिस्टर्ड रेसिपिएंट। यहाँ पर हम केवल रजिस्टर्ड रेसिपिएंट की बात करते हैं, अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कॉम्पोजिशन स्कीम में तहत जो इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट लेना चाहते हैं आपका कस्टमर, उसके लिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। गुड्स एंड सर्विसेज का कोड, गुड्स की क्या डिस्क्रिप्शन है, क्या क्वांटिटी है, वैल्यू ऑफ सप्लाई और सिग्नेचर, क्या टैक्स पेबल है, क्या टैक्स अमाउंट है, वो सभी डिटेल्स यहाँ पर नहीं आएंगी। नेक्स्ट है आपका सेक्शन 31(3)(d) रिसीट वाउचर। रिसीट वाउचर का मतलब है अगर आपको पेमेंट एडवांस में मिल गई है, सप्लाई ऑफ गुड्स का सर्विसेज अभी नहीं हुआ है, तो पेमेंट के एज एन एविडेंस ये रिसीट इशू की जाती है, जिसको हम रिसीट वाउचर बोलते हैं। उसके बाद आपका है रिफंड वाउचर सेक्शन 31(3)(e। रिसीट वाउचर जब आप इशू कर चुके हैं यानी आपको पेमेंट मिल चुकी है, ये तभी
सेक्शन अप्लाई हो सकता है जब आपको पेमेंट रिसीव हो चुकी है एडवांस में। जब आपको पेमेंट मिल चुकी है, हालांकि किसी रीजन से सप्लाई नहीं हो पाई है या टैक्स इनवॉइस इशू नहीं किया गया है, यानी ट्रांजैक्शन पूरी नहीं हो पाई है, तो ऐसे में रिफंड वाउचर आप इशू करेंगे अगेंस्ट सच पेमेंट, यानी आप उसका पेमेंट कैंसिल करते हुए उसको पैसा रिफंड कर देते हैं। कॉन्टिन्यूअस सप्लाई। कॉन्टिन्यूअस सप्लाई में दो पॉइंट्स हैं आपके, कॉन्टिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स और कॉन्टिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विसेज। कॉन्टिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स का मतलब ये है जब आपके गुड्स की सप्लाई लगातार की जा रही है, कॉन्टिन्यूअसली हो रही है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के तहत, और उस कॉन्ट्रैक्ट में सप्लायर जो है वो किसी एक पीरियड बेसिस पर यानी रेगुलर बेसिस पर इनवॉइस इशू कर रहा है। मतलब ये है कि कोई सप्लाई है जो हर हफ्ते उसका इनवॉइस इशू किया जाता है, तो ऐसे में कॉन्टिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाता है। सप्लाई ऑफ सर्विसेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विसेज भी यहाँ पर भी यही कहता है कि वो कॉन्टिन्यूअसली सप्लाई किया जा रहा हो, किसी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू किया जा रहा हो, हालांकि यहाँ पर पीरियड स्पेसिफाई कर दिया गया है। सर्विसेज के केस में अगर वो 3 मंथ से ज़्यादा का पीरियोडिक ऑब्लिगेशन यानी 3 महीने से ज़्यादा का सप्लाई अगर कर रहा है, तो ऐसे में वो कॉन्टिन्यूअस सप्लाई माना जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि टैक्स इनवॉइस कैसे इशू होगा। अगर हम जो यानी टाइम लिमिट यानी कितने समय के दौरान हमें ये टैक्स इनवॉइस इशू कर देना होगा कॉन्टिन्यूअस सप्लाई के केस में। तो जब हम कॉन्टिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स की बात करते हैं, सेक्शन 31(4) के तहत ये बात होती है। यहाँ पर ये कहा गया है कि बिफोर और एट द इशुएंस ऑफ सक्सेसिव स्टेटमेंट अकाउंट, यानी आप या तो स्टेटमेंट्स इशू कर रहे हैं टाइम टू टाइम, या आप उसके इनवॉइस इशू यानी पेमेंट के लिए इनवॉइस इशू कर रहे हैं। तो नेक्स्ट जो पेमेंट होनी है, जो नेक्स्ट स्टेटमेंट जो ड्यू डेट है, उससे पहले आपको टैक्स इनवॉइस इशू कर देना है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपका हर फर्स्ट हर महीने की हर पहली तारीख को इनवॉइस इशू किया जाना है, तो जो नेक्स्ट मंथ है उससे पहले यानी नेक्स्ट फर्स्ट डेट ऑफ मंथ से पहले पहले आपको टैक्स इनवॉइस इशू कर देना होगा। कॉन्टिन्यूअस सप्लाई और सर्विसेज के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा एक पॉइंट है, क्या हमें ड्यू डेट का पता है? अगर हमें ड्यू डेट का पता है तो अलग केस है, और अगर ड्यू डेट का नहीं पता है तो हमें उसको अलग से ट्रीट करते हैं। अगर ड्यू डेट आप जानते हैं तो 31(5)(a) के तहत ये बोलता है कि जो आपकी डेट ऑफ पेमेंट ड्यू डेट ऑफ पेमेंट है उससे पहले आपको टैक्स इनवॉइस इशू कर देना होगा। हालांकि सेक्शन 31(5)(b) ये कहता है अगर आप ड्यू डेट नहीं पता कर सकते, यानी आपको ड्यू डेट का नहीं पता कि कब आपकी पेमेंट होनी है, तो जब वो पेमेंट एक्चुअली हो रही है उससे पहले आपको इनवॉइस इशू कर देना होगा। एक तीसरा केस और है सप्लाई ऑफ सर्विसेज में। अगर आप सर्विसेज को सप्लाई कर रहे हैं किसी कॉन्ट्रैक्ट के तहत, तो उस कॉन्ट्रैक्ट के कंप्लीशन होने पर यानी उसके ख़त्म होने से पहले ही आपको ये इनवॉइस इशू करना होगा। तो ये कुछ खास प्रोविजंस थे, टाइप ऑफ इनवॉइसेस थे, जो अलग अलग सिचुएशंस में हमें टाइम लिमिट बताता है कि कब हमें टैक्स इनवॉइस इशू करना होगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी, आज के लिए हम यहीं समाप्त करते हैं। जो बाकी टॉपिक्स हैं वो हम नेक्स्ट स्लाइड पे करेंगे। थैंक यू।